बने एक दूजे के वास्ते पार्ट 16। सुबह हुई, सानवी की नींद खुली तो उसने वंश को अपने बगल में सोए हुए देखा तो वो बस उसको देखती रह गई। उसने वंश के माथे पर हल्का सा किस किया और वो तैयार होकर बाहर आ गई। कमला भी आ चुके थे। उसने जब सानवी को वंश के रूम से आता देखा तो वो समझ गई। उसने मुस्कुराते हुए सानवी से कहा, मैडम मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ, आखिरकार आप लोग एक हो गए। ये बात सुनकर सानवी थोड़ा शर्मा गई और वो हंसते हुए बोली, थैंक यू आंटी, और कमला आंटी के गले लग गई। तभी वंश भी रूम से बाहर आया। वो दोनों को गले लगे देख हल्का सा मुस्कुराया और फिर न्यूज़पेपर लेकर पढ़ने बैठ गया। दोनों ने ब्रेकफास्ट किया और ऑफिस के लिए निकल गए। वंश तो अपने ऑफिस में बैठकर सानवी को देख सकता था लेकिन सानवी नहीं, इसलिए सानवी बहुत बेचैन थी। उसका मन काम में नहीं लग रहा था। जैसे ही लंच टाइम हुआ वो वंश के ऑफिस पहुंच गई। उसने वंश के ऑफिस के दरवाजे पर नॉक किया तो वंश ने आवाज़ दी, सानवी तुम्हें दरवाज़ा नॉक करने की ज़रूरत नहीं है। सानवी को समझ नहीं आया कि वंश को कैसे पता कि ये मैं हूँ। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई ये देखने के लिए कि कहीं कोई कैमरा तो नहीं है, पर उसे कोई कैमरा नहीं दिखा। वंश अपने ऑफिस में बैठे ये सब देख रहा था। वो उसके इस हरकत पर खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। उसने हंसते हुए कहा, तुम ये क्या अपने चारों तरफ देख रही हो, वहाँ कोई कैमरा नहीं है। सानवी फिर से चौंक गई। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर गई तो उसे वंश ऑफिस में दिखाई नहीं दिया। उसने उसे आवाज़ दी, वंश आप कहाँ हैं? तभी वंश ने उसे पीछे से आकर उसको गले से लगा लिया तो सानवी डर से चीख उठी। वंश ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखा और धीरे से उसके कानों में बोला, चीख क्यों रही हो, इंसान हो भूत नहीं। तो सानवी जल्दी से उसकी तरफ पलटी और वंश से बोली, आपने तो मुझे डरा ही दिया, ऐसा कोई करता है क्या भला? वंश ने उसको फिर अपने गले से लगाया और बोला, ठीक है अब नहीं करूँगा, क्या तुम मुझे मिस कर रही थी? सानवी ने भी छिपाया नहीं और बोली, हाँ मैं आपको मिस कर रही थी। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। वंश ने सानवी से कहा, आओ मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। सानवी और वंश दोनों ऑफिस में रखे सोफे पर बैठ गए। वंश ने सानवी को एक फाइल थमाया और खुद आराम से बैठ गया। उसने केशव से लंच ऑर्डर करवाया। सानवी उस फाइल को देख रही थी और वंश सानवी के बालों में अपनी उंगलियां फिरा रहा था। सानवी ने जब फाइल पढ़ी तो उसने कहा, ये तो विकास रायचंद की कंपनी की डिटेल्स है। वंश ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया। तो सानवी बोली, ये आपने मुझे क्यों दिया? वंश ने सानवी का एक हाथ अपने हाथों में लिया और उसके आंखों में देखते हुए बोला, क्योंकि अब उसका वक्त आ गया है, तुम्हें तैयार रहना होगा। सानवी को फिर से राजेश की घटना याद आई तो वो फिर से डर से कांपने लगी। वंश को सानवी का कांपना समझ आ गया। उसने अपना एक हाथ उसके सिर पर रखा और खुद के करीब करते हुए बोला, मुझे पता है कि तुम डरी हुई हो, पर मुझ पर भरोसा रखो, इस बार कोई तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। मैंने पहले से ही सारा प्लान कर रखा है। सानवी ने अपना सिर वंश के सीने पर रखा और बोली, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। वंश ने सानवी के सिर पर किस करते हुए कहा, ये आखिरी है, फिर कभी तुम्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सानवी ने अचानक से पूछा, लेकिन आपने ये सब किया कब? वंश थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, जब तुम इटली गई थी तब मुझे तुम्हारी सेफ्टी की बहुत चिंता हुई, क्योंकि राजेश तो अब मर चुका है, लेकिन जब तक विकास रायचंद जिंदा है तब तक तुम्हारे ऊपर खतरा हमेशा बना रहेगा। और नैना के साथ जो हुआ उसके बाद तो वो पागल ही हो चुका है। उसने तुम्हारे पीछे बहुत सारे आदमियों को लगा रखा है। जब उसे पता चला कि तुम इटली अकेले गई हो तो उसने अपने कुछ आदमियों को भेजा था तुम्हें मारने के लिए, पर मैंने जो बॉडीगार्ड भेजे थे तुम्हारे लिए, उन्होंने उन लोगों को कामयाब नहीं होने दिया। सानवी ये सब आश्चर्य से सुन रही थी। वो बोली, क्या बॉडीगार्ड? पर मैंने तो किसी को नहीं देखा। इस पर वंश मुस्कुराया और बोला, उनकी यही तो खासियत है कि किसी को उनके होने का पता नहीं चलता। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने विकास को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका पता नहीं चला, तो मैंने उसे बिल से बाहर निकालने के लिए उसके बिजनेस को अपना हथियार बनाया। मैंने उसके कंपनी के काफ़ी सारे शेयर खरीद लिए। उसने पहले से ही काफ़ी सारे लोन ले लिए हैं और अब उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। जल्दी ही बैंक अपने पैसे को वसूलने के लिए उसका घर नीलाम करेगी, बस तुम्हें उस घर को खरीदना है। सानवी वंश से पूछती है, क्या कहा घर? पर हम उस घर का क्या करेंगे? वंश बोलता है, क्योंकि उसने तुम्हारा घर जलाया है, उसने तुमसे तुम्हारा घर छीना है, अब तुम्हारी बारी है उससे उसका घर छीनकर उसके गुरूर को मिट्टी में मिलाने की। और वैसे भी उसका जब आलीशान घर बिकेगा तब वो ज़रूर वहाँ पर आएगा, और जब वो ये जानेगा कि वो घर तुमने खरीदा है तो वो तुमको देखने के बाद कोई न कोई बेवकूफ़ी ज़रूर करेगा। हमें बस उसी मौके का तलाश करना है। वंश मुझे
डर लग रहा है। ये बोलकर सानवी वंश के बाहों से लिपट जाती है। वंश सानवी से बोलता है, तुमको मुझ पर भरोसा है ना? सानवी वंश की आंखों में देखती है और हाँ में सर हिला देती है। वंश उसके प्यारे से चेहरे को अपने हाथों से पकड़ता है और उसके गालों पर किस कर लेता है। तभी केशव डोर नॉक करता है और बोलता है, सर आपका लंच। वंश गुस्से से बोलता है, आ जाओ। केशव सोचता है, अब मैंने क्या किया जो ये मुझ पर फिर से नाराज़ हो रहा है। लेकिन जब वो सानवी को वंश के ऑफिस में देखता है तो समझ जाता है। वो अंदर जाता है और लंच रख कर चला जाता है। इस पर पूरे समय वंश की निगाहें उसको घूर रही थी। ऑफिस के बाहर निकलने पर केशव एक लंबी सांस लेता है और बोलता है, आज तो बाल बाल बचे। दोनों लंच करते हैं और कुछ देर बात करने के बाद अपने अपने काम में लग जाते हैं। धीरे धीरे एक हफ्ता बीत गया। आज नीलामी का दिन था। सानवी ने अपने आप को तैयार किया। आज उसे उस आदमी से बदला लेना था जिसने उसके परिवार को उससे छीना था। सानवी थोड़ी घबराई थी। वंश से उसकी घबराहट छुपी नहीं रह सकी। उसने सानवी से कहा, सानवी तुम्हें कमज़ोर नहीं पड़ना है। अगर तुम कमज़ोर पड़ने लगो तो तुम याद करना उस वक्त को जब तुम्हारा घर तुम्हारे सामने जल रहा था। मुझे पता है ये तुम्हें बहुत तकलीफ देगा, लेकिन कभी कभी इंसान के गहरे से गहरे जख्म भी उस इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, और मैं तो तुम्हारे साथ हुई। सानवी वंश के गले से लग जाती है और बोलती है, हाँ उसे भुगतना होगा जो भी उसने किया है। उसे उसकी सज़ा मैं देख कर रहूँगी। वो मेरा गुनहगार है। उसने अपने आंखों से आंसू पोंछे और बोली, चलिए चलते हैं। सानवी को इतने कॉन्फिडेंस में देखकर वंश को बहुत अच्छा लगा। वो हल्का सा मुस्कुरा दिया और उसने सानवी का हाथ थाम लिया और दोनों कार की तरफ चल दिए। नीलामी रायचंद हाउस के बाहर ही हो रही थी। वहाँ पर पहले से ही बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए थे। सानवी और वंश की कार वहाँ पहुँची। उसने सानवी से कहा, यहाँ से अब तुम्हें अकेले ही जाना है। उसने उसे एक बॉक्स दिया और बोला, ये ट्रांसमीटर है, इसे तुम अपने कपड़े में लगा लो। इससे जो भी वहाँ होगा मैं वो सब सुन सकूँगा और तुम पर अपनी पूरी नज़र रख सकूँगा। मेरे बॉडीगार्ड भी वहीं तुम्हारे आसपास रहेंगे। तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। सानवी ने वंश की तरफ देखा तो वंश ने उसे अपने गले से लगा लिया और बोला, कुछ भी हो जाए तुम्हें घबराना नहीं है, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। ये बोलकर वो सानवी से दूर हुआ और सानवी भी कार से निकलकर रायचंद हाउस की तरफ बढ़ी। सानवी ने आज ब्लैक कलर की ड्रेस पहन रखी थी। वो उसमें बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसे कॉन्फिडेंस ने उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा दिया था। उसने अपने बालों को खोल रखा था। उसके एक एक कदम में उसका कॉन्फिडेंस झलक रहा था। जब वो हॉल में पहुंची तो सभी उसकी तरफ अपनी नज़रों को बड़ा बड़ा करके देख रहे थे। सब एक दूसरे से कह रहे थे, ये इतनी सुंदर लड़की कौन है? क्या वो भी यहाँ नीलामी में हिस्सा लेने आई है? तभी उसमें से एक आदमी ने कहा, अरे ये तो वो फैशन डिज़ाइनर है ना जो अभी अभी फेमस हुई है। अरे ये तो सानवी मल्होत्रा है, वंश मल्होत्रा की बीवी। ये सुनने के बाद सब लोग सानवी को देखने लगे और बोले, भाई वंश तो बहुत छुपा रुस्तम निकला। क्या उसको डर नहीं कि इतनी सुंदर बीवी को सबके सामने नहीं लाना चाहिए, नहीं तो उसके दुश्मनों को बदला लेने का मौका मिल जाएगा। तो उस आदमी ने कहा, ऐसा कुछ तो कोई गलती से भी ना सोचे। तुमने सुना नहीं, राजेश ने भी यही गलती की तो अगले दिन से उसका कोई पता नहीं चला कि वो कहाँ चला गया। तभी दूसरा आदमी बोला, क्या बोल रहे हो यार, क्या ये सच है? तब तो हमें दूर ही रहना चाहिए। ये सारी बातें सुनकर सबने अपनी निगाहें सानवी से हटा ली। सानवी चुपचाप से जाकर आगे की रॉ में बैठ गई। वो आराम से नीलामी का इंतजार करने लगी। तभी उसने सामने स्टेज पर विकास रायचंद को देखा जो बस सानवी को ही घूरे जा रहा था। सानवी ने एक कड़वी मुस्कुराहट के साथ विकास को देखा। उसको यूँ मुस्कुराता देख विकास अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। उसका मन कर रहा था कि वो अभी सानवी की जान ले ले, लेकिन कुछ सोचकर वो घमंड में मुस्कुराया। नीलामी शुरू हुई। होस्ट ने सबको बंगले की खूबियाँ बताई और नीलामी की प्राइस उसने 5 करोड़ रखी। सब ने बढ़ चढ़ कर बोली लगाई, लेकिन सानवी पूरे समय शांत रही। विकास भी कंफ्यूज होकर सानवी को देखे जा रहा था। उसने सोचा कि अगर इसे खरीदना नहीं है तो ये यहाँ आई क्यों है? वैसे अच्छा ही है कि ये अकेली है। आज मैं इसको मारकर अपना बदला पूरा कर लूँगा। ये सोचकर वो मन ही मन खुश हुए जा रहा था। अब बोली 5 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ हो गई। अब कोई उससे ज़्यादा पैसे नहीं लगाना चाहता था। तभी सानवी बोली 11 करोड़। ये सुनकर सब सानवी के तरफ हैरानी भरे नज़रों से देख रहे थे और सानवी विकास रायचंद को मुस्कुराकर देखे जा रही थी। तभी बोली खत्म हुई और वो बंगला सानवी का हो गया। इस बात का विकास रायचंद को बहुत बुरा लगा। उसने सानवी को
घूरकर देखा। होस्ट ने सानवी को स्टेज पर बुलाया और कहा कि आपको इस बंगले की चाबी इस घर के पुराने मालिक देंगे, ये उनकी गुजारिश है। सानवी ने मुस्कुराते हुए ओके में सर हिला दिया। विकास रायचंद ने सानवी की तरफ देखा और उसके हाथों में चाबी देते हुए बोला, बहुत बहुत मुबारक हो। फिर वो सानवी के कान के पास आकर धीरे से बोला, मुबारक हो, आज से तुम्हारी ज़िंदगी बदलने वाली है। इस पर सानवी मुस्कुरा दी और बोली, मुझे आप बधाइयाँ मत दे, मैंने तो आपसे बस अपनी चीज़ वापस ली है। और ये बोलकर वो मुस्कुराने लगी। उसके बात को सुनकर विकास ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें तो पता भी नहीं है कि तुमने आज यहाँ आकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। ये बोलने के बाद विकास ने कुछ कागजात पर साइन किए और वहाँ से निकल गया। सानवी अपने कार की तरफ मुड़ी, लेकिन उसे कुछ लोगों ने घेर लिया और उसे खुशी खुशी बधाइयाँ देने लगे। वंश उसका अपने कार में इंतजार करने लगा, लेकिन वो वापस नहीं आई। तभी उसके पास उसके एक आदमी का कॉल आया। उसने बोला, सर मैम किडनैप हो गई है, आपने जैसा कहा था हम उसका पीछा कर रहे हैं। वंश ने ये सुना और मुस्कुरा दिया। हालांकि उसे घबराहट हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने कहा, मिस्टर विकास, लगता है तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है। उसने तुरंत सानवी की लोकेशन निकाली और वहाँ के लिए निकल गया। अगर आपको इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में बताएं और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।